लांजी दौरे पर आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से कैसे उनकी जर्नी रही है, कैसा आपके मन में विचार आया कि इस क्षेत्र में जाना चाहिए। मैं उस समय 7वीं 8वीं कक्षा कैसी तैयारी, थोड़ी जर्नी आप हमें बताएंगे। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करी मैंने। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? जो तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से धैर्य बनाकर रखना चाहिए? मतलब आप आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। एक उम्र के बाद में आपको भी ये बात फील होने लगती है कि आप अपने घर से पैसा नहीं ले सकते। अब आप एक जिला संभालेंगे, कैसा अनुभव होगा? किसानों के लिए कैसे काम करेंगे, महिलाओं के लिए कैसे काम करेंगे? आप तैयारी के दौरान कई बार टूटे भी हैं, धैर्य बनाकर रखे, आर्थिक तंगी से भी आपको जूझना पड़ा। क्या आपके ऐसे प्रयास रहेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस क्षेत्र में, उनकी मदद आप कर पाओ, या तो यहाँ के बच्चों को आप क्या संदेश देकर जाना चाहते हैं? भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से यूपीएससी की परीक्षा होती है। इसकी तैयारी बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो गांव से निकल करके इस मुकाम तक पहुंचते हैं। कुछ लोग कोचिंग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग सेल्फ स्टडी भी, जैसे कि आपने हाल में देखा हो कि बालाघाट से एक बेटी ने घर से ही पढ़ करके उन्होंने इस परीक्षा को पास कर लिया। आज हम एक आईएएस जिनका सिलेक्शन हाल ही में हुआ है, वो इस बीच लांजी दौरे पर आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से कैसे उनकी जर्नी रही है और आगे वो अपनी इस सेवा को कैसे देंगे। महाराष्ट्र के अमरावती से वो आते हैं, धामन गांव से, और उनकी पढ़ाई कैसी रही है और आगे किस तरह से वो सेवा देंगे, इन सब चीज पर विस्तार से हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका लांजी में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं? कैसा आपके मन में विचार आया कि इस क्षेत्र में जाना चाहिए? मेरे प्रेरणा स्रोत सबसे मुख्यतः मेरे पिताजी रहे हैं, जो खुद एक समाज सेवक, अभी भी समाज सेवा करते हैं। बचपन से जब मैंने देखता था कि वो समाज सेवा करके किस तरीके से अपने गांव में, अपने जिले में सुधार लेकर आ सकते हैं। एक छोटा सा अब उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी ने एक अनशन किया था। वो अनशन इसलिए था कि गांव में एक रेलवे गेट था, उसकी वजह से गांव में आने जाने वाले प्रवासियों को बहुत परेशानी होती थी, एम्बुलेंस नहीं जा पाती थी, आ पाती थी। तो उनके अनशन की वजह से रेल मंत्रालय ने वहां पर एक पुल बनाने का निर्णय लिया, और उसकी वजह से आज गांव में इतने सुगम तरीके से प्रवास हो सकता है कि उस एक बदलाव से मैंने ये बात देखी कि किस तरीके से सिर्फ एक समाज सेवक अगर इतना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, तो अगर कोई एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी आप बन जाओ, तो आप कितने बड़े लेवल पर, कितने बड़े स्तर पर जिले में बदलाव ला सकते हो, देश में बदलाव ला सकते हो। मुझे लगता है ये मेरे लिए एक प्रेरणादायी पल था। स्कूली और कॉलेज की शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? मेरी स्कूली शिक्षा तो धामनगांव से ही हुई 10वीं तक। उसके बाद 11th और 12th मैंने अपना इंटरमीडिएट एजुकेशन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से किया, और उसके आगे मैंने अपना ऑनर्स इन ज्योग्राफी किया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपने कहा कि आपके पिताजी समाज के लिए लड़े, कब से? वो कौन सा सन था वो? ये शायद बात है 2007 या 8। मैं उस समय 7वीं 8वीं कक्षा। तब से आपने तय कर लिया कि इस क्षेत्र में जाना है? जी, मेरे पापा की हमेशा से विचारधारा थी कि वो मुझे या तो बिजनेस या फिर सरकारी आईएएस में ही ले जाना चाहते थे। उनके हिसाब से या तो आप सरकारी नौकर हो तो आप देश की सेवा करें, या फिर आप अपने बिजनेस लेकर काम करें ताकि आप किसी और की नौकरी ना करें। तो वो एक हमेशा से प्रेरणा पिताजी देते रहे बचपन से। जब से मैं, और मुझे लगता है कि जब से मुझे याद है तब से यही मैं सुनता रहा हूँ। और कैसी तैयारी, थोड़ी जर्नी आप हमें बताएंगे, क्योंकि 7वीं क्लास से आपने तय कर लिया था, तो उस समय से लेकर चल रहे थे या फिर स्पेशल कोचिंग आपने कैसे तैयारी की? जी, चाहे मैंने सोचा हो कि मैं करूँगा, और उसी विचार से मैं पुणे भी गया था। पुणे भी मैं ऐसे विचार से गया था कि मैं आईएएस की तैयारी करूँगा। वहाँ पर कोशिश की थी, पर मुश्किलें आई थी क्योंकि 11th और 12th आसान नहीं होता है। और मेरे हिसाब से 11th और 12th हर बच्चे ने पहले ध्यान देना चाहिए अपने बोर्ड की एग्जाम की तरफ। आप कॉलेज में जाने तक जो संघर्ष होता है वो करें, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करें। मैंने कोशिश करी थी कि मैं कॉलेज के साथ भी पढ़ाई करूं, लेकिन उसका कुछ खास असर आपके यूपीएससी जर्नी के ऊपर नहीं दिखता है। तो कॉलेज के साथ साथ में मैंने कोशिश करी, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद एमए के दौरान मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, और वही बात हुई, गलती वही हुई कि एमए और यूपीएससी दोनों साथ साथ करने की वजह से दिक्कतें हुई। बट फिर धीरे धीरे करके होता गया, और कौन सा अटेम्प्ट था आपका?
जी ये मेरा 6th अटेम्प्ट। छठवां अटेम्प्ट आपका था। इतना धैर्य कैसे बना कर रखा? क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद में कुछ लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं। आपने धैर्य बना कर रखा और सफलता भी आपको मिल गई, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से धैर्य बना कर रखना? ये दोनों चीजें आप सबसे बड़ी जो एक दिक्कत आती है प्रिपरेशन में वो ये होती है कि आपके हम उम्र जो आपके दोस्त हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, वो कमा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, वो शादी करके बच्चे कर रहे हैं, तो वो एक सुखी जीवन बिता रहे हैं और आप अभी एक स्टूडेंट ही लाइफ जी रहे हैं, तो वो सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है। उससे निकलने के लिए मैंने अपने तीसरे अटेम्प्ट चौथे अटेम्प्ट के बाद में काम करना शुरू किया, नौकरी शुरू करी दिल्ली में ही, और उसके बाद जो पैसा आने लगा उसकी वजह से जीवन शैली सुधरी, थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट हुआ और उससे कॉन्फिडेंस फिर से आने लगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही बात रहती थी कि करना है तो फिर यूपीएससी करना है, क्योंकि बाकी नौकरियां तो फिर मेरे पसंद की नहीं थी। या तो फिर मैं बाहर विदेश जाकर कोई अच्छी नौकरी करूं या फिर इंडिया में रहूं तो एक ऐसी क्लास 1 सर्विस में जो मुझे एक अच्छी जीवन शैली दे सके। मतलब आप आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं पिताजी से पैसे लेता था, लेकिन एक उम्र के बाद में आपको भी ये बात फील होने लगती है कि आप अपने घर से पैसा नहीं ले सकते, तो वो भी था। और घर पे भी कुछ स्वास्थ्य की दिक्कतें हुई थी माता की, मेरी माँ की, तो उसके बाद से तो मैंने निर्धार कर लिया था कि अब मुझे खुद से ही पैसे कमाकर, खुद जब तक तैयारी करनी है खुद पैसे कमाकर क्या प्रॉब्लम। अब आप एक जिला संभालेंगे, कैसा अनुभव होगा? अभी तो वो नहीं कह सकते हैं, एक्साइटमेंट है काफी, लेकिन जब आगे मिलेगा तो देखेंगे धीरे धीरे करके। पहले तो सबसे पहला जो मुकाम है वो है ट्रेनिंग लबासना में, वो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होता है, तो उसके लिए फिलहाल इंतजार है। उसके लिए इंतजार है। जिला संभालेंगे, लेकिन आप किस क्षेत्र में मतलब कौन से लोगों के लिए रुचि रखेंगे? किसानों के लिए कैसे काम करेंगे, महिलाओं के लिए कैसे काम करेंगे, बाकी और जो लोग हैं जरूरतमंद है उनके लिए कैसे काम करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि एक आईएएस कभी भेदभाव नहीं कर सकता है कि मैं इस वर्ग के लिए ज्यादा अच्छा काम करूंगा और उनके लिए कम अच्छा काम करूंगा। काम तो मुझे सबके लिए बराबर करना होगा, लेकिन ये भी बात होती है कि हर व्यक्ति की अपने रुचि भी होती है और अपनी स्पेशलाइजेशन भी होती है। लेकिन उस चीज को आप कैसे मैनेज करेंगे? कभी ज्यादातर ऐसा होता है कि आप भी नीचे स्तर से उठे हैं, तो दो तरह से मतलब एक रास्ता होता है समाधान के, दो तरह से जाते हैं। एक लोग होते हैं जो डायरेक्ट जिनकी पहुंच होती ही होती है, लेकिन जो सही से सही होता है वो नहीं पहुंच पाता। तुमको कैसा उनके समस्या का समाधान कैसे? सरकारी लेवल पे जितनी दिक्कतें होती हैं, सरकारी कर्मचारियों के लेवल पे जितनी दिक्कत होती है, मेरे अंडर जितने ऑफिसर्स आते हैं या फिर जितने कर्मचारी आते हैं, उनके लेवल पर लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मेरे अंडर जुरिस्डिक्शन के अंडर जितने ऑफिसेज आएंगे, कार्यालय आएंगे, उनके लेवल पे कभी लोगों को दिक्कतें ना हो, मैं इसका प्रयास कर सकता हूँ। उससे ज्यादा मुझे लगता है ना मेरे पास पावर होगा, ना उससे ज्यादा मेरे पास अवसर होगा। आप तैयारी के दौरान कई बार टूटे भी हैं, धैर्य बनाकर रखे, आर्थिक तंगी से भी आपको जूझना पड़ा, लेकिन क्या आपके ऐसे प्रयास रहेंगे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस क्षेत्र में उनकी मदद आप कर पाओ? या तो कुछ अधिकारी होते हैं जो यूट्यूब को चैनल्स के माध्यम से उनको हमेशा पढ़ाते रहते हैं या फिर गाइड करते रहते हैं, ऐसा कुछ रहेगा आपकी तरफ से? जी मैं अभी भी 2 साल से काम कर रहा था एक शिक्षक के तौर पे, एक मेंटोर के तौर पे, तो आगे भी ये प्रयास हमेशा शुरू रहेगा, क्योंकि अभी भी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अब तक प्रिपेयर कर रहे थे, जो मेरे साथ में पढ़ रहे थे, वो आगे भी पढ़ते रहे, तो उनके लिए तो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा मदद करने के लिए, जितना मुझे अपने शेड्यूल से समय मिलेगा उसके हिसाब से। लेकिन आगे भी मैं ये प्रयास हमेशा करूंगा कि मेरे तरफ से जितना कुछ मैं अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स को दे पाऊँ वो हमेशा दूँ। आपको बता दो कि बालाघाट जिला जहाँ पर आप आ रहे हैं, यहाँ से बहुत बच्चे यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा का स्तर भी यहाँ पर काफी बहुत अच्छा है प्रदेश में। तो यहाँ के बच्चों को आप क्या संदेश देकर जाना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूंगा कि जो टैलेंट होता है वो कभी छुपता नहीं है। जो भी टैलेंटेड होते हैं, चाहे उनके पास कम संसाधन हो, चाहे उनके पास कम किताबें हो, कम पैसा हो, वो हमेशा निखर के उठते हैं। बस अगर कुछ चाहिए तो सही दिशा चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए और सही जगह पर सही तरीके से अगर आपको सारी चीजें मिल जाती है तो आप बिल्कुल हो सकते हैं। और ये चीज मुझे लगता है बालाघाट को बताने की जरूरत नहीं है। बालाघाट ने बहुत अच्छा रिजल्ट हर साल दिया है। इस साल की 67th रैंक मैम प्रकन्ना मैम इस जिले से आई, तो हर दृष्टिकोण से महाराष्ट्र मतलब बालाघाट अच्छा ही कर रहा है। तो मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि आप
झिझकिए मत, हमेशा आगे बढ़िए, अपना टैलेंट दिखाइए और एक्सेस नॉलेज वेरेवर। थैंक यू सर। बात कर रहे थे रजत जी से, जो अमरावती भामन गांव से है। हाल ही में यूपीएससी के परीक्षा परिणामों की जब घोषणा हुई तो उनका सिलेक्शन हो गया। वो अधिकारी के रूप में काम करेंगे, जिले को संभालेंगे। उन्होंने बताया कि कौन सी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा। शुरू में दिक्कत हुई, बीच में जब दिक्कत हुई, आर्थिक रूप से आर्थिक तंगी से जब उनको गुजरना पड़ा, तो उन्होंने खुद की नौकरी भी की और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखा। छठवां अटेम्प्ट उन्होंने दिया है। आप कभी भी अगर 1 2 3 अटेम्प्ट में अगर हिम्मत हार जाता है तो हिम्मत हारिए मत, आप धैर्य बनाकर रखिए, मेहनत लगातार करते जाइए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।